Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. I am Vikas Ranjan, PGT Biology from KBONGC Ankleshwar. We are discussing the fourth and last chapter of Unit 6, that is reproduction. In previous video lecture, we have discussed about reproductive health, what are the problems associated with reproductive health and what are the strategies to overcome these problems. हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रभावित करती हैं उसके बारे में पढ़ा। एक मेजर जो स्ट्रैटेजी सामने आई वो थी बर्थ कंट्रोल मेजर्स। कैसे हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स या मेजर्स टू कंट्रोल द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो डिफरेंट मेथड्स क्या हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए, हम लोगों को इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बर्थ कंट्रोल मेजर्स या कंट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। डिटेल से 1 बाय 1 कंट्रासेप्टिव मेथड के बारे में हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो बर्थ कंट्रोल मेथड क्या है? तो वेरियस कंट्रासेप्टिव मेथड्स आर अवेलेबल टू कंट्रोल द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड लाइक नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड्स, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज, oral contraceptives, injecting hormones, surgical method. These are the birth control methods available to control the birth. क्या क्या हैं एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। क्या क्या है? नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ओरल कंट्रासेप्टिव्स, इंजेक्टिंग हॉर्मोन्स एंड सर्जिकल मेथड्स. These are the methods available for birth control. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल कंट्रासेप्टिव। एक आइडियल कंट्रासेप्टिव की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये आपको याद रखना है। यूज़र फ्रेंडली, यानी जो उसको यूज़ कर रहा है वो आसानी से यूज़ हो सकते हैं, यानी यूज़र फ्रेंडली हो, ज़्यादा परेशानी यूज़ करने में ना हो। ईजिली अवेलेबल, आसानी से उपलब्ध हो। इफ़ेक्टिव, ऐसा ना कि हम मेजर्स को यूज़ भी कर रहे हैं और वो इफ़ेक्टिव ना हो। तो एक अच्छे कंट्रासेप्टिव के लिए आइडियल कंट्रासेप्टिव को क्या होना चाहिए? इफ़ेक्टिव भी होना चाहिए, यानी असरकारक भी होना चाहिए, काम करना चाहिए। नो और लिस्ट साइड इफ़ेक्ट, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। नो वे इंटरफेयर्स विद सेक्सुअल ड्राइव, यानी सेक्सुअल ड्राइव में प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल कंट्रासेप्टिव मेथड्स। तो आपको इसको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, पूछा जाता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल कंट्रासेप्टिव्स. नाउ वी हैव टू डिस्कस डिफरेंट मेथड्स 1 by 1. ओके, फर्स्ट इज नेचुरल मेथड. जो पहला बर्थ कंट्रोल मेथड है दैट इज़ नेचुरल मेथड. नाम से ही क्लियर है, नेचुरली, इसमें किसी एक्सटर्नल ये का यूज़ नहीं होगा। नेचुरली मेथड, नेचुरली कंट्रोल करने का जो मेथड है दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल मेथड. इन दिस मेथड अवॉइड चांसेज ऑफ मीटिंग ऑफ स्पर्म्स एंड ओवम. इसमें केवल और केवल क्या प्रयास किया जाता है कि जो ओवा और स्पर्म के मिलने के चांसेज हैं उसको क्या किया जाता है? अवॉइड किया जाता है. मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स की टाइमिंग जो है वो ऐसी रखी जाती है कि स्पर्म ओवा से नहीं मिल पाए, यानी अगर ओवा और स्पर्म की मीटिंग नहीं होगी दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी. इसमें पहला जो है वो है पीरियडिक एब्सटिनेंस. फर्स्ट वन इज पीरियडिक एब्सटिनेंस. इन दिस मेथड couples avoid coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle when ovulation could be expected. आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था
ओव्यूलेशन जनरली 13 टू 14 डेज़ के आसपास होता है, यानी ओवा ओवरी से रिलीज होके 14th डे के आसपास फैलोपियन ट्यूब में आता है, और आफ्टर फ्यू डेज मतलब वो वहाँ प्रेजेंट होता है जब तक कि उसका फर्टिलाइजेशन ना हो जाए। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो बाद में वो फैलोपियन ट्यूब में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वो पीरियड जिसमें ओवा फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होता है, उस दौरान अगर क्वाइटस अवॉइड किया जाए यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड किया जाए तो प्रेगनेंसी के चांसेस क्या होंगे, काफ़ी कम रह जाएगी, जिसके कारण इस मेथड को नाम दिया जाता है पीरियडिक एब्सटिनेंस। इन दिस मेथड कपल अवॉइड क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 10 से 17th डे है, इस दौरान क्वाइटस से को अवॉइड करना है। व्हेन ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड, क्योंकि इसी बीच में ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड होता है। इन दिस पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्टाइल पीरियड, क्योंकि ये पीरियड फर्टिलाइजेशन के लिए काफ़ी सुटेबल पीरियड होता है, इसलिए इस पीरियड को नाम दिया गया फर्टाइल पीरियड। एज द चांसेज ऑफ फर्टिलाइजेशन इज़ वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के चांसेज इस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसीलिए ये इस पीरियड का नाम क्या है, फर्टाइल पीरियड है। सेकेंड यानी नेचुरल मेथड का ही सेकेंड, ये भी एक नेचुरल मेथड, ये सेकेंड मेथड है नेचुरल मेथड के अंदर, विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस। In this method, the male partner withdraws the penis from the vagina just before ejaculation to avoid insemination. इस मेथड में क्या होगा, मेल पार्टनर इजैकुलेशन से जस्ट बिफोर अपना पेनिस फीमेल पार्टनर के वजाइना से बाहर निकाल लेगा, यानी इंसेमिनेशन नहीं हो पाएगा। इजैकुलेशन क्या होगा, वजाइना से बाहर होगा, जिसके कारण स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में नहीं जा पाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ये था सेकेंड मेथड नेचुरल का। थर्ड वन इज लैक्टेशनल एमिनोरिया। The menstrual cycle and ovulation do not occur during intense lactation, and so the chances of pregnancy are low. Menstrual cycle and ovulation do not occur during intense lactation, यानी बेबी के बर्थ के बाद 6 मंथ तक जब मदर अपनी बेबी को ब्रेस्ट फीड कराती हैं, उस दौरान क्या होगा, चांसेस प्रेगनेंसी के काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ये भी एक नेचुरल मेथड है, यानी कि अगर मदर क्या कर रही हैं, अपनी बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, तो नेचुरली प्रेगनेंसी के चांसेस क्या हो जाते हैं, काफ़ी कम हो जाते हैं। तो दीज आर द मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल ऑफ नेचुरली, मतलब नेचुरली बर्थ कंट्रोल करने के ये मेथड्स हैं। सेकेंड मेथड is barrier method. The second method of birth control is barrier method. In this method, barriers are used to prevent the physical contact of sperm and ovum. इस मेथड में क्या किया जाता है, स्पर्म एंड ओवम के बीच में बैरियर यानी कुछ बैरियर लगा करके दोनों को मिलने से रोक दिया जाता है, यानी स्पर्म और ओवा को मिलने नहीं दिया जाता है बाय यूजिंग सम बैरियर। हेंस द मेथड इज नोन एज बैरियर मेथड। और बैरियर मेथड में सबसे ज़्यादा जिसका यूज होता है, दीज आर कॉन्डोम्स। द बैरियर्स विच आर मेड फ्रॉम थिन रबर लेटेक्स शीट टू कवर द पेनिस और वजाइना इन मेल एंड फीमेल रेस्पेक्टिवली आर कॉल्ड कॉन्डोम्स। दीज ऑल्सो प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। आपको एक चीज़ याद रखनी होगी कि केवल बैरियर मेथड ही है जो एसटीडीज़ को भी रोकता है। बाकी कंट्रासेप्टिव के कई और मेथड्स हैं, बट वो एसटीडीज़ को रोकने में सक्षम नहीं है। द ओनली मेथड विच प्रिवेंट एसटीडी इज़ बैरियर मेथड। एंड बैरियर मेथड में बेसिकली क्या होता है, कॉन्डोम्स का यूज़ होता है। मेल पार्टनर अपने पेनिस के ऊपर कॉन्डोम यूज़ करता है, जिसके कारण जो इजैकुलेशन होता है स्पर्म उस कॉन्डोम में ही जमा हो जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में नहीं जा पाता। आज की डेट में फीमेल कॉन्डोम भी यूज़ होता है, वहाँ पर भी सेम है कि मेल के द्वारा जो स्पर्म रिलीज़ किया जाएगा
वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं पहुंचेगा, जिसके कारण ओवा और स्पर्म की मीटिंग नहीं हो पाएगी, यानी ओवा और स्पर्म के बीच में कुछ बैरियर आ गया, जिसके कारण ओवा और स्पर्म नहीं मिलेंगे, ओवा और स्पर्म का फ्यूजन नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, दैट मीन्स प्रेगनेंसी नहीं होगी। कॉन्डोम ट्रैप द इजैकुलेट एंड प्रिवेंट सीमेन फ्रॉम एंटरिंग द वेजाइना। कॉन्डोम क्या करता है, जो इजैकुलेट होता है यानी सीमेन डिस्चार्ज होता है उसको ट्रैप कर लेता है और उससे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाने से रोक देता है, जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं होती। निरोध इज़ अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डोम फॉर मेल्स। फीमेल के लिए डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्व्स, these are made of rubber which are inserted in female reproductive tract to cover the cervix during coitus to prevent conception by blocking the entry of sperm। ये भी यूज होते हैं, क्या क्या यूज होंगे, डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्व्स, इनका यूज होता है। इनको फीमेल अपने रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर यूज़ करती हैं और इसका भी बेसिक पर्पस क्या होता है यूज़ करने का, कि ये स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देती हैं, स्पर्म को ओवा तक नहीं पहुंचने देती। तो ये मेथड्स हैं बैरियर मेथड। क्यों इनको बैरियर मेथड कहा जाता है, क्योंकि ये स्पर्म और ओवा के बीच में बैरियर की तरह का काम करते हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एक जो टॉप पॉइंट था वो आपको याद रखना है कि बैरियर मेथड इज़ द ओनली मेथड विच प्रिवेंट एसटीडीज़। बाकी मेथड्स जो कंट्रासेप्शन के हैं वो एसटीडीज़ को रोक नहीं पाते। नेक्स्ट इज इंट्रायूटेराइन डिवाइस, जिसे आईयूडी के नाम से जाना जाता है। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज, इसे आईयूडी के नाम से भी जाना जाता है, आईयूडी के नाम से जाना जाता है। दीज डिवाइसेज आर ओनली यूज बाय फीमेल, ये केवल फीमेल के द्वारा यूज होगा। इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और बाय एक्सपर्ट नर्सेज इन द यूट्रस थ्रू वेजाइना, यूट्रस के अंदर यूज़ किया जाता है। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, इजी लिप्स लूप, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, अलग अलग टाइप्स हैं, याद रखना आपको। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज लिप्स लूप है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज जिसको CU-T, CU-7, मल्टीलोड 375, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, कुछ ऐसे भी आईयूडीज हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं, जैसे प्रोजेस्टाजर्ट, LNZ-20, दीज आर द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, अब ये काम कैसे करते हैं, तो इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस। व्हाट इज फैगोसाइटोसिस? स्पर्म को किल कर देना। फैगोसाइटोसिस टर्म आपने सेल के दौरान सेल साइटोलॉजी में क्लास 11th में पढ़ा होगा। द ईटिंग ऑफ सेल इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। तो इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस, स्पर्म की फैगोसाइटोसिस कर ली जाती है सेल्स के द्वारा, यानी स्पर्म को किल कर दिया जाता है। कॉपर आयन, Cu++ आयन, कॉपर प्लस आयन रिलीज सप्रेसेज स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। कॉपर आयन जो रिलीज होता है वो क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म को जो स्पर्म की मोटिलिटी है यानी स्पर्म की जो स्विमिंग कैपेसिटी है और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है उसको रिड्यूस कर देता है। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज मेक द यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज क्या करता है, यूट्रस को अनसुटेबल कर देता है ताकि वहाँ इम्प्लांटेशन नहीं हो सके और सर्विक्स स्पर्म को हॉस्टाइल न, मतलब सर्विक्स के अंदर स्पर्म की मूवमेंट ना हो सके। तो ये कहलाएंगे इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज, जिसे आईयूडीज के नाम से भी जाना जाता है। फोर्थ वन इज ओरल कंट्रासेप्टिव। दिस मेथड्स यूज्ड बाय फीमेल ओनली, ये मेथड भी फीमेल के द्वारा ही यूज़ किया जाएगा। यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, हेंस पॉपुलरली कॉल्ड पिल्स, इसलिए इनको पिल्स का क्या नाम दिया गया है। पिल्स कंटेन प्रोजेस्टोजेंस, pills contains progestogens and progestogen estrogen कॉम्बिनेशन। पिल्स में क्या होगा, या तो
प्रोजेस्टेरॉन होगा या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज स्टार्टेड विद इन फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। शुरू से ये मेंस्ट्रुएशन के फर्स्ट 5 डेज से स्टार्ट करना होगा। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफ़ेक्ट, ये इफ़ेक्टिव भी हैं और इनका साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। आपको नाम याद रखना, सहेली नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन यूज एज ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। सहेली एक ब्रांड नेम है किसका, नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन यूज एज ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग काम कैसे करेगा, तो इनहिबिट और ओव्यूलेशन, यानी ओवा के रिलीज़ को ही इनहिबिट कर देगा, यानी ओवेरी से ओवा का रिलीज ही नहीं होगा। इनहिबिट इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो का यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन उसको रोक देगा, इनहिबिट कर देगा। आफ्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट या रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म। सर्वाइकल म्यूकस जो होगा उसकी जो स्ट्रक्चर होगा, उसका जो स्ट्रक्चर होगा उसको अल्टर कर देगा, चेंज कर देगा, जिसके कारण स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाएगी या रुक जाएगी। नेक्स्ट मेथड इज इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स। प्रोजेस्टोजेंस alone or combination with estrogen used as injections or implants under the skin by female. Mode of action is similar as in pills, जैसा pills का मोड ऑफ एक्शन होता है वैसा ही इसका भी होगा। इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है इंजेक्शन और इम्प्लांट्स। देयर आर सम इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स, कुछ इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स भी हैं क्या, तो दीज मेथड्स आर यूज विद इन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस, रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स। तो इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टोजेंस एंड प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, यहाँ पर भी या तो केवल प्रोजेस्टोजन या प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है इन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में। वेरी इंपॉर्टेंट मेथड दैट इज सर्जिकल मेथड, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्टरलाइजेशन मेथड। नाम याद रखना है, सर्जिकल, कई बार एग्जाम में स्टरलाइजेशन पूछा जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो। सर्जिकल मेथड का ही नाम क्या है, स्टरलाइजेशन मेथड भी है। एडवाइज टू बोथ मेल एंड फीमेल पार्टनर, मेल में भी हो सकता है फीमेल में भी हो सकता है। क्या होगा, तो परमानेंट और टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, परमानेंट भी हो सकता है और ये वापस ये भी किया जा सकता है, रिवर्ट भी किया जा सकता है। तो परमानेंट और टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। स्टरलाइजेशन प्रोसेस इन मेल इज कॉल्ड वासेक्टोमी, मेल में अगर होगा तो इसका नाम क्या होगा, वासेक्टोमी। वाई इट इज़ कॉल्ड वासेक्टोमी, क्योंकि वास डिफरेंस को कट किया जाता है, वास डिफरेंस को कट करके बाइंड किया जाता है। एंड स्टरलाइजेशन प्रोसेस इन फीमेल इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी, अगर सर्जिकल मेथड फीमेल में अपनाया जा रहा है देन इट इज़ कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब को कट करके बाइंड किया जाता है, हेंस दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्यूबेक्टोमी। इन वासेक्टोमी अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप। वासेक्टोमी में क्या किया जाता है, वास डिफरेंस को कट किया जाता है और उसे टाई कर दिया जाता है, जिसके कारण टेस्टिस से जो स्पर्म होगा वो इजेकुलेट होकर के नहीं आ पाएगा। इन ट्यूबेक्टोमी अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड, वहाँ पर क्या किया जाएगा, फैलोपियन ट्यूब का एक स्मॉल पार्ट कट करके रिमूव कर दिया जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, ओवा फैलोपियन ट्यूब में तो प्रेजेंट होगा लेकिन स्पर्म ओवा तक नहीं पहुंच पाएगा उसको फर्टिलाइज करने के लिए। रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर, सर्जिकल मेथड में इसकी जो रिवर्सिबिलिटी होती है वो काफ़ी कम, यानी अगर सर्जिकल मेथड के द्वारा स्टरलाइजेशन किया गया है, कोई इसको रिवर्स करना चाहता है, वापस उसको फिर से नॉर्मल कंडीशन में लाना चाहता है, तो ये काफ़ी मुश्किल है, ये इसकी रेट काफ़ी पुअर है। यहाँ डायग्राम में भी समझने की कोशिश करते हैं, तो ये वास डिफरेंस है, यहाँ पर आप देख रहे हैं वास डिफरेंस को कट किया गया है और टाई कर दिया गया, यानी यहाँ जो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा अब ये यहाँ से आगे नहीं आ पाएगा, यानी स्पर्म इजैकुलेशन के द्वारा, जो मेल पेनिस के द्वारा इजैकुलेशन होगा उसमें क्या होगा, स्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि वास डिफरेंस को कट कर दिया गया, यानी टेस्टिस से जो स्पर्म होगा अब वो पेनिस के द्वारा
इजैकुलेट नहीं हो पाएगा। तो ये कहलाता है वासेक्टॉमी। और ये है डायग्राम ट्यूबेक्टॉमिक का। यहाँ पर आप देखेंगे फैलोपियन ट्यूब को कट किया गया है और बाइंड कर दिया गया है। ओवरी से ओवा रिलीज होगा, फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होगा, लेकिन स्पर्म यहाँ से इंटर करके ओवा तक नहीं पहुँच पाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो दी टू मेथड्स आर called surgical method. One is vasectomy and another one is tubectomy. Okay. In next video lecture we will study more about